नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल सनराइज स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ठीक है, तो हमने इससे पहले भी बायोलॉजी की 3 क्लासें डाल रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बायोलॉजी की हमारी 4th क्लास है जिसमें हम गुणसूत्र पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो गुणसूत्र सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कि गुणसूत्र होता क्या है। यानी गुणसूत्र हमारे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में एक इंफॉर्मेशन यानी अनुवांशिकता का भाग का काम करते हैं। यानी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ये हमारे सभी इंफॉर्मेशन ले जाते हैं। ठीक है, तो एक बॉडी की इंफॉर्मेशन दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किसके द्वारा होती है? क्रोमोसोम के द्वारा। क्रोमोसोम आप इसे इस प्रकार मानिए जिस प्रकार एक डायरी होती है, इसी डायरी में सारी इंफॉर्मेशन लिखी रहती है। तो ठीक है, तो हमारे बारे में यानी हमारी जिंदगी के बारे में जो भी कुछ हो रहा है वो दूसरा आदमी पढ़ लेता है उस डायरी की मदद से। ठीक है, इसी प्रकार हमारी बॉडी कैसी प्रकार की है, कैसा हमारा रंग है, कैसे हमारे बाल हैं, हम किस स्थान पर रहते हैं, इस प्रकार की सारी इंफॉर्मेशन किसमें रहती है? हमारी डीएनए नहीं, हमारे क्रोमोसोम में। उसी क्रोमोसोम में क्या रहता है? डीएनए। ठीक है, तो कोई भी डीएनए का स्टडी कर किसी भी शरीर के बारे में कुछ भी जानकारी निकाल सकता है। शरीर चाहे कितना भी पुराना हो, डीएनए की बहुत लंबी उम्र होती है, बहुत लंबे समय तक जीवित रहता है। ठीक है, आपने देखा होगा जो पुरातत्व विभाग वाले होते हैं ये बहुत पुराने समय जो कंकाल मिलते हैं उन कंकाल के डीएनए को टेस्ट कर उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं कि यह बॉडी कितनी पुरानी है, किस युग की है और इसका जो शरीर है किस प्रकार का रहा होगा, कितनी इसकी लंबाई है, कितनी मोटाई रहेगी, क्या खाता है, क्या पीता है, इन सब के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कौन निकाल लेता है? साइंटिस्ट। किसके द्वारा? डीएनए के द्वारा। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पर समझेंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो बात करते हैं गुणसूत्र। तो गुणसूत्र हमारे कोशिका के केंद्रक में रहता है। ठीक है, सर्वप्रथम बात तो यही पूछ लिया जाता है कि गुणसूत्र कहाँ पर मिलते हैं, यानी कहाँ पर रहते हैं, हमारे शरीर में कहाँ पर रहते हैं। ये पूरी बॉडी आपके सामने रखी है, इस बॉडी में से गुणसूत्र निकाल के दिखाओ। अगर आपको कोई बोल दे तो आप क्या करोगे? तो आप कहोगे कि सर हमारी बॉडी सेल से बनी होती है। ठीक है, तो सेल से बनी होती है, तो सेल्स यानी ये हमारा जो हर जगह क्या होती हैं? सेल्स। तो इन्हीं सेल्स को निकालकर आप उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? उसमें छोटे छोटे कोशिका अंग मिलेंगे। ये आपको सेल्स मिलेगी, इस सेल्स में आपको छोटे छोटे कोशिका अंग मिलेंगे। यह कोशिका अंग किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं? ये कोशिका अंग केंद्रक के द्वारा कंट्रोल होते हैं। इसी केंद्रक में रहता है हमारा गुणसूत्र। अब शुरुआत में प्रारंभिक अवस्था में गुणसूत्र यानी ये हमारे एक क्रोमेटिन धागे के रूप में रहते हैं। क्रोमेटिन धागा, क्रोमेटिन धागा शुरुआत में गुणसूत्र क्रोमेटिन धागे के रूप में रहता है। ये हमारे केंद्रक में रहता है जब तक कोशिका में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता। यानी हमने आपको इस पहले लेक्चर में बताया था कि जब कोशिका का निर्माण होता है वो उसी कोशिका को टूटकर 2 भागों में टूट जाती है, उसी से कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसे हम कोशिका विभाजन बोलते हैं। ये कोशिका विभाजन समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, तो जिस प्रकार का भी होता होगा यानी समसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन होता है तो क्या होता है? ये क्रोमेटिन धागा एक सघन रूप ले लेता है। सघन रूप यानी ये इस प्रकार की फॉर्म में आ जाता है जिसे हम गुणसूत्र कहते हैं। यह गुणसूत्र 2 क्रोमेटिड से मिलकर बना होता है, एक क्रोमेटिड और 2 क्रोमेटिड। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसको क्या बोलते हैं? तो यह एक क्रोमेटिड है, ये दूसरा क्रोमेटिड है। इन्हीं क्रोमेटिड से मिलकर हमारा एक गुणसूत्र यानी हमारा एक गुणसूत्र का पेयर बनता है। ठीक है, वास्तव में हमारे शरीर में 46 गुणसूत्र होते हैं। वो 46 गुणसूत्र 23 जोड़ों के रूप में रहते हैं। टोटल हमारे शरीर में 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर इसको जोड़ों की बात करें तो ये 23 जोड़ों के रूप में रहते हैं। ठीक है, तब बात करते हैं, वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो सर्वप्रथम पूछा जाता है कि गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो गुणसूत्र की खोज स्ट्रसबर्गर ने की थी। ठीक है, उसके बाद पूछा जाता है कि इसके बाद पूछा जाता है कि इसका नामकरण किसने किया था? तो इसका नामकरण वाल्डेयर ने किया था। ठीक है, क्योंकि शुरुआती अवस्था में जब स्ट्रसबर्गर ने गुणसूत्र को खोजा था तो उसको वो कुछ नाम नहीं दे पाए थे, उसका एक जो फिक्स नाम था वो नहीं दे पाए थे, तो उसको जो उसका नाम था वो वाल्डेयर ने दिया था कि इसको गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, उसके बारे में यहाँ तक हमने पढ़ लिया। इसके बारे में हम थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। तो गुणसूत्र यानी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ये ऊर्जा का यानी हमारे इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा एक उदाहरण लेकर समझेंगे यहाँ पर कि ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कैसे ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो जितने भी हमारे गुणसूत्र होते हैं हमने पहले भी बताया कि एक डायरी के समान होते हैं। यानी इसी डायरी में आपने देखा होगा जिस प्रकार हम जैसे हमें अपना घर बनवाना हो तो हम उससे पहले एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लेते हैं। उसी ब्लूप्रिंट में सारी इंफॉर्मेशन छिपी रहती है कि हमारा कमरा इतना बड़ा होगा, इतने कमरे होंगे, बरामदा ऐसा होगा, छत ऐसे होगी, यहाँ पर एक रसोई घर होगा या यहाँ पर एक जैसे गेट होगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे एक ब्लूप्रिंट में रहती है। उसी ब्लूप्रिंट को
हम डीएनए के तौर पर यहाँ भी यानी गुणसूत्र के तौर पर समझेंगे, ठीक है। इसी प्रकार जिस प्रकार एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हमारा डीएनए ट्रांसफर होता है वो किसके माध्यम से होता है? शुक्राणु द्वारा, शुक्राणु यानी स्पर्म द्वारा, ठीक है। मानव शरीर में यानी ये होता है हमारे फीमेल और ये होता है हमारा मेल, ठीक। तो फीमेल में अंडाणु पाए जाते हैं, अंडाणु जिन्हें हम क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। और मेल्स में क्या पाए जाते हैं? शुक्राणु, जिसे स्पर्म भी बोलते हैं, स्पर्म। इस स्पर्म की मात्रा कितनी होती है? यानी एक बार जब आदमी म्यूटेशन करता है, फीमेल से म्यूटेशन करता है, तो एक बार में 7 ml मात्रा फीमेल्स के अंदर जाती है। उसी 7 ml में हमारे 20 लाख हमारे छोटे छोटे शुक्राणु पहुंचते हैं। वह 20 लाख शुक्राणु अंडे से क्रिया नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी ये संरचना में आपको दिखा रहे हैं बनाकर, ये हमारी फ्लोबियन ट्यूब होती है, फ्लोबियन ट्यूब। और यहां पर अंडे बनते हैं, ये इसको बोलते हैं हम अंडाशय, ठीक है, अंडाशय बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारा जब स्पर्म पहुंचता है तो जब फीमेल्स में उत्तेजना होती है, फीमेल्स में, तो ये अंडे का जब निर्माण होता है तो अंडा उठकर यहां पर आ जाता है, ये खिसक कर, ठीक है। तो खिसक कर कहां पर आता है? फ्लोबियन ट्यूब में। इसी फ्लोबियन ट्यूब में हमारा पहुंचता है। ये इससे आगे नहीं आ पाता अंडा, क्योंकि यहां पर इसको आने के लिए वो मंथली पीरियड की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अंडा जब मर चुका होता है, ठीक है। तो इससे पहले जब अंडा जीवित रहता है तो अंडा सिर्फ यहीं तक पहुंच पाता है। यहाँ पर हमारा अब ये स्पर्म होता है, स्पर्म यानी इसकी 20 लाख शुक्राणु होते हैं। 20 लाख शुक्राणु छोटे छोटे शुक्राणु यहाँ पर पहुंचते हैं। ये क्या करते हैं? सिर्फ ये इसको यहाँ पर अंडे से जाकर मिलना होता है। ये हमारा अंडा हो गया और ये हमारा शुक्राणु हो गया। इसी शुक्राणु के पीछे माइटोकॉन्ड्रिया लगा रहता है, जिससे ये गति कर लेता है। पर वास्तव में यहाँ पर बहुत ज्यादा तापमान होता है, तो इसी तापमान में ये जीवित नहीं रह पाते, ठीक है। तो इन्हें क्या काम करते हैं? जब यहाँ पे 20 लाख शुक्राणु जाते हैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा हीट होती है फ्लोबियन ट्यूब में। तो यहाँ पर जब आपने देखा होगा, जब आसपास वाले जो शुक्राणु होते हैं वही इसकी मदद करते हैं बीच वाले की, ठीक है। तो ये सब धीरे धीरे मरते जाते हैं। 20 लाख शुक्राणु होते हैं, तो इनमें एक जीवित शुक्राणु रहता है। धीरे धीरे वो इन सब की दौड़ रहती है कि दौड़ ये सब यहाँ तक पहुंच जाए। तो यहाँ तक सिर्फ एक ही शुक्राणु पहुंच पाता है। किन की मदद से? वो इन आसपास वालों शुक्राणुओं की मदद से, क्योंकि ये 20 लाख शुक्राणु होते हैं। आपने देखा होगा, अगर सामने से युद्ध छिड़ा हो तो अगर 20 लाख आदमी राजा को घेर कर रखते हैं तो राजा को मरने का खतरा कम रहता है। इसी प्रकार इनमें एक ये जो यहाँ पर जाके क्रिया करता है, ये एक प्रकार का राजा ही होता है, ठीक है, क्योंकि आसपास वाले मर जाते हैं फ्लोबियन ट्यूब से टकरा कर, पर एक कहां पर पहुंच पाता है? अंडे से, ठीक है, अंडे में, यानी अंडे में पहुंच जाता है। तो अंडे में पहुंचकर ये यहाँ पर स्थान ग्रहण कर लेता है। इसी अंडे में जाकर ये हमारी सेल्स क्या काम करती है? धीरे धीरे विभाजित होने लगती है। 3 से 4 सप्ताहों में इसमें क्या होता है? एक विभाजन शुरू हो जाता है, जिससे औरत को उल्टी आनी शुरू हो जाती है, जिससे पता चल जाता है कि ये हमारा फ्लोबियन ट्यूब से कहां पर पहुंच गया? हमारे गर्भाशय में पहुंच गया। इसी गर्भाशय में पूरे बच्चे का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये सारी जो हम बातें बता रहे हैं, ये सब गुणसूत्र के बारे में बताने के लिए चर्चा हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो बात करते हैं हम गुणसूत्र के बारे में, यानी तो ये गुणसूत्र जो होता है इसमें सारी इंफॉर्मेशन हमारी छिपी रहती है। यानी इंफॉर्मेशन यानी उसके यानी हाथ हमारे जैसे होंगे, ऐसे हाथ होंगे, बॉडी ऐसे होगी, तो ये सारी इंफॉर्मेशन किसमें रहती है? हमारी गुणसूत्र में, ठीक है। तो यहाँ पर गलती से भी कुत्ते का बच्चा, बकरी का बच्चा, गाय का बच्चा पैदा नहीं होगा। कैसा बच्चा पैदा होगा? आदमी का, क्योंकि इस डायरी में यानी इस गुणसूत्र में, इस क्रोमोसोम में, इस डीएनए में किसकी इंफॉर्मेशन है? हमारी, ठीक है। किसकी इंफॉर्मेशन है? हमारी, यानी एक पुरुष की। तो इसलिए जब बच्चा पैदा होगा पुरुष जैसा ही पैदा होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं गुणसूत्र की संरचना के बारे में, यानी गुणसूत्र में क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। तो गुणसूत्र यानी गुणसूत्र हमारा किस चीज से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गुणसूत्र में क्या क्या चीजें होती है। तो गुणसूत्र यानी ये डीएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ये प्रोटीन कौन सा होता है? यह प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन होता है, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन यानी डीएनए में क्या होता है? गुणसूत्र में क्या होता है? डीएनए प्लस प्रोटीन। यही डीएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है हमारा गुणसूत्र। इसी गुणसूत्र में जो प्रोटीन होता है उसके क्या बोलते हैं हम? हिस्टोन प्रोटीन। ये हमने आपको गुणसूत्र की एक संरचना बनाकर दिखाई है, ठीक है। तो वास्तव में जो गुणसूत्र हमारा इस प्रकार दिखता है, ठीक है। तो वहां पर हम इसको सही से नहीं दिखा पाए थे, तो यहाँ पर हमने इसको अलग बनाकर एक चित्र दिखाया, ठीक है। तो ऊपर रहता है हमारा टोलोमियर। यह टोलोमियर कहलाते हैं, ये सारे जो सिरे होते हैं ये टोलोमियर कहलाते हैं, टोलोमियर, ठीक है। तो इसे यह टोलोमियर धीरे धीरे उम्र के साथ छोटा होता जाता है, उम्र के साथ, यानी ये उम्र निर्धारण करता है व्यक्ति की उम्र,
यानी उम्र निर्धारण। तो उम्र निर्धारण का काम कौन करता है? टेलोमियर। यानी हमारे क्रोमोसोम पे क्या रहता है? एक टेलोमियर रहता है। यही टेलोमियर उम्र के साथ साथ छोटा होता जाता है और इसी छोटे होने के साथ साथ पता लग चल जाता है कि व्यक्ति की उम्र कितनी थी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम इसके अंदर की संरचना के बारे में। तो इसमें एक द्रव भी भरा रहता है जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। ये गाढ़ा द्रव होता है जिसमें हमारा प्रोटीन और एंजाइम रहते हैं। क्या रहते हैं इसमें? प्रोटीन तथा एंजाइम रहते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम सेंट्रोमियर, यानी जहां पर ये दो क्रोमोसोम आपस में काटते हैं उसको सेंट्रोमियर कहते हैं। ये इसका सेंटर का भाग होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्रोमेनीमेटा के। ठीक है, क्रोमेनीमेटा, ये क्रोमेनीमेटा जो आपको दीवार दिख रही होगी, ये क्रोमेनीमेटा जो आपको दीवार दिख रही होगी, ये सब क्या है? क्रोमेनीमेटा। इसी क्रोमेनीमेटा पर ये लाल लाल धब्बे दिख रहे हो आपको, ये क्या कहलाते हैं? हमारे क्रोमेटिड कहलाते हैं। यानी इसको हम ये क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड, ये हमारा न्यूक्लिक एसिड चिपका रहता है। न्यूक्लिक एसिड यही पर हमारे जीन्स भी रहते हैं। इसी पर क्रोमेनीमेटा पर क्या रहता है? हमारे जीन्स। ठीक है, तो बात करते हैं क्रोमेनीमेटा की। इसी क्रोमेनीमेटा पर हमारे न्यूक्लिक एसिड चिपके रहते हैं। जो आपको लाल लाल उभरे हुए भाग दिख रहे हैं इसको बोलते हैं हम न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, उसके बाद इस पर और जो हम देख नहीं पाते हैं उस पर क्या चिपका रहता है? हमारा जीन्स। यानी इस पर हमारे जीन से चिपके रहते हैं। ठीक है, तो क्रोमेनीमेटा पर क्या क्या चीजें रहती है? हमारी जीन चिपके रहते हैं और न्यूक्लिक एसिड के हमारे इस पर उभार होते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं गुणसूत्र में क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं अभी। तो गुणसूत्र में हमारा डीएनए होता है प्लस आरएनए होता है और हमारा जीन होता है। ठीक है, तो बात करते हैं हम, मैंने यहाँ पर पहले ही बता देना चाहिए था आपको, जो हमारा आरएनए होता है ये हमारा, जैसे हमने आपको पढ़ा था, ये हमारा केंद्रक होता है। इसी केंद्रक में ये हमारा क्रोमेटिन धागा होता है। इसी क्रोमेटिन धागे में एक सघन संरचना होती है जिसको हम केंद्रिका कहते हैं। केंद्रिका, जिसको हम क्या कहते हैं? केंद्रिका। इसी केंद्रिका में क्या बनता है? हमारा आरएनए। ये क्योंकि यह राइबोसोम के लिए आरएनए का संश्लेषण करती है। कौन? हमारी केंद्रिका। यानी केंद्रिका में राइबोसोम के लिए आरएनए का निर्माण होता है और आरएनए जाकर कहां चिपक जाते हैं? हमारे राइबोसोम पर, जहां पर यह प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। यानी गुणसूत्र में हमारे डीएनए होता है, आरएनए होता है और जीन्स होता है। ठीक है, तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। यानी डीएनए सबसे पहले हम पढ़ेंगे डीएनए, उसके बाद पढ़ेंगे आरएनए, फिर पढ़ेंगे हमारा जीन। ठीक है, बात करते हैं हमारे शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। 46 होती है। इनमें हमारे मेल्स और फीमेल में थोड़ा सा अंतर दिखाई देता है। यानी यहां पर होता है हमारे मेल और फीमेल। ठीक, मेल्स में होते हैं 46 क्रोमोसोम गुणसूत्र और फीमेल में होते हैं हमारे 46। ठीक है, तो दोनों में संख्या बराबर होती है, पर एक पेयर इसमें इनमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यानी ये 44 क्रोमोसोम तो होते हैं समान, प्लस हमारा एक्स और वाई, इस पेयर की वजह से थोड़ा इनमें डिफरेंस हो जाता है। तो यहाँ पर भी 44 समान रहेंगे, प्लस एक्स ये अलग रहेगा पेयर। ठीक है, तो ये जो 44 यानी ये 44 हमारे क्रोमोसोम होते हैं, इन्हीं की वजह से हमारी पूरी बॉडी का निर्माण होता है। यानी लगभग 90% शरीर औरत और हमारे पुरुष का समान रहता है। यानी फीमेल्स और मेल्स का जो 90% शरीर है वो समान रहता है। किसकी वजह से? हमारा इन्हीं 44 क्रोमोसोम की वजह से। ठीक है, क्योंकि इन्हीं 44 क्रोमोसोम की वजह से क्या बनता है? शरीर। इनकी वजह से क्या बनता है? हमारा शरीर। ठीक है, बाकी इन दो पेयर की वजह से हमारा क्या बनता है? ये लिंग निर्धारण का काम करते हैं। लिंग निर्धारण। ठीक है, तो इन्हीं दो पेयर की वजह से क्या होता है? हमारा लिंग निर्धारण होता है। ठीक है, तो ये शुरुआत में क्या होता है? जब यानी पुरुष ये होता है हमारा मेल और हमारा फीमेल। तो मेल में XY क्रोमोसोम एक अलग से पेयर होता है और फीमेल्स में XX पेयर होता है। ठीक है, अगर मेल का Y और फीमेल का X मिल जाता है तो बनता है लड़का। यदि मेल का X और फीमेल का भी X यहां पर मिल जाए तो क्या बनेगी? लड़की। ठीक है, तो अगर यहां पर आपको यह बात समझ में आ गई हो तो हम थोड़ा सा आगे
ये संख्या कम ज्यादा भी हो सकती है, यानी एक शरीर से दूसरे शरीर में पहुंचने वाले गुणसूत्र की संख्या कम या ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। यानी पुरुष के शरीर से 46 गुणसूत्र के स्थान पर 47 गुणसूत्र भी जा सकते हैं, और 46 यानी ये कम भी यानी 45 भी जा सकते हैं, जिसको हम सिंड्रोम बीमारी कहते हैं। इसी की वजह से हमारी कई बीमारियां सामने आती हैं, जैसे पटाऊ रोग वगैरह, जैसे ये तालु रोग होता है, जिससे होठ वगैरह कट जाते हैं, या बॉडी का कुछ अंग कम हो जाता है। जिस प्रकार किसी का एक कान नहीं होता है, कोई जिसके 2 या 6 उंगलियां हो जाती है शरीर में, ठीक है, तो वो किसकी वजह से होता है? हमारे 47 यानी हमारे जब क्रोमोसोम अधिक मात्रा में पहुंच जाते हैं बॉडी में, तो उससे क्या होता है? एक से अधिक अंग विकसित हो जाते हैं शरीर में। और इसी प्रकार अगर ये गुणसूत्र 46 की जगह 45 या 44 पहुंच जाते हैं, तो उससे क्या होता है? हमारे शरीर में कुछ अंग कम हो जाते हैं, ठीक है। अगर ज्यादा पहुंच गए तो कुछ अंग ज्यादा हो जाते हैं, और अगर कम पहुंच गए तो कुछ अंग कम हो जाते हैं। यानी किसी का कान नहीं होता तो किसी का एक हाथ नहीं होता, वो किसकी वजह से? अब बात करते हैं गुणसूत्र में क्या क्या चीजें होती है, ठीक। तो गुणसूत्र में हमारा डीएनए होता है, आरएनए होता है, और जीन्स होते हैं, ठीक है। तो डीएनए में ही वास्तव में ये जो जीन होते हैं ये डीएनए में ही चिपके रहते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं हम डीएनए के बारे में। डीएनए होता क्या है, ठीक है। हम आरएनए पढ़ेंगे, डीएनए पढ़ेंगे, ठीक है। सर्वप्रथम तो आपको बता दें कि डीएनए हमारा डबल हेलिक्स यानी डबल हेलिक्स में यानी द्विकुंडली संरचना होती है। इस प्रकार इसकी द्विकुंडली संरचना होती है, ठीक है। ये दोहरी संरचना में रहता है, ठीक है। तो हम डीएनए में पढ़ेंगे डीएनए में क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। क्योंकि पूरा डीएनए हमारा न्यूक्लिक एसिड का पॉलीमर होता है, क्योंकि छोटे छोटे पॉलीमर बनकर एक डीएनए बनाते हैं। जिस प्रकार आपने देखा होगा गूंदी का लड्डू होता है, उसमें बेसन की जो गूंदी होती है, उस गूंदी से हमारा एक लड्डू तैयार हो जाता है। उसी प्रकार छोटे छोटे न्यूक्लिक एसिड से मिलकर हमारा डीएनए बना होता है। वो है न्यूक्लिक एसिड भी हमारा न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। हम इससे आगे हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। वैसे थोड़ा सा यहाँ पर हम डीएनए समझ लेते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये संरचना दिख रही होगी, ये हमारी डीएनए की संरचना हमने यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है, ठीक है। तो डीएनए में हमारा क्या क्या चीजें होती है? डीएनए हमारा शुगर से मिलकर बना होता है, प्लस फॉस्फेटिक एसिड से मिलकर बना होता है, और इसमें हमारे 4 नाइट्रोजन बेस यानी 4 अक्षार पाए जाते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं हम डीएनए के बारे में। डीएनए, तो इसी डीएनए में हमारा शुगर पाई जाती है, और क्या पाया जाता है? हमारा फॉस्फेटिक एसिड पाया जाता है, और क्या पाया जाता है? हमारा अक्षार। क्या पाए जाते हैं? अक्षार। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे बाद में, पहले यहाँ पर इसका थोड़ा सा हम रिव्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं यानी ए और टी, यानी ये हमारे अक्षार होते हैं। एडेनोसिन, थाइमीन और गवानीन और साइटोसिन, ये हमारे 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं। पूछा जाता है डीएनए में किस प्रकार के अक्षार पाए जाते हैं, तो डीएनए में नाइट्रोजन प्रकार के अक्षार यानी नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। यह किस बॉन्ड से आपस में बंधे रहते हैं? तो ए यानी ए टी के साथ डबल बॉन्ड यानी डबल पेयर बनाता है। यह डबल पेयर हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। उसके बाद यानी जी यानी गवानीन साइटोसिन के साथ हमारा ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। तो बात करते हैं ये टी जो हमारा थाइमीन होता है, इसी थाइमीन के स्थान पर अगर यूरेसिल आ जाए तो वो आरएनए में बदल जाता है, ठीक है। वास्तव में देखा जाए तो आरएनए डीएनए का ही एक दूसरा रूप है, बशर्ते उसमें थाइमीन की जगह यूरेसिल आ जाता है। आरएनए को हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। बात करते हैं हम डीएनए के बारे में, ठीक है। तो यहाँ डीएनए के थोड़े से फैक्ट हैं। यह न्यूक्लिक एसिड का पॉलीमर होता है, यानी बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड मिलकर डीएनए का निर्माण करते हैं, ठीक है। पूछा जाता है कि डीएनए का निर्माण कैसे होता है, तो डीएनए का निर्माण न्यूक्लिक एसिड से होता है। न्यूक्लिक एसिड हम, ठीक है। तो शुरुआत में जब न्यूक्लिक एसिड की खोज हुई थी तो न्यूक्लिक एसिड की खोज मोवाद से हुई थी, ठीक है। उस समय न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिन कहा जाता था, ठीक है। बाद में इसकी धीरे धीरे खोज हुई तो बाद में हमें इसमें फॉस्फेटिक एसिड मिला, जिसकी वजह से इसका नाम न्यूक्लिन का नाम बदलकर हमने न्यूक्लिक एसिड रख दिया, ठीक है। यही न्यूक्लिक एसिड छोटे यानी आपको संरचना दिख रही होगी, यानी इसमें बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड मिलकर हमारे क्या बनाते हैं? डीएनए बनाते हैं, ठीक है। इन्हीं न्यूक्लिक एसिड की यहाँ से यहाँ तक की जो संरचना होती है उसको हम जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन, ठीक है। तो जीन क्या होता है? इस जीन पर हमारा आरएनए जो होता है वो उस पर प्रिंटिंग कर देता है जीन पर, जिससे प्रोटीन के द्वारा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हमारा सारी इंफॉर्मेशन चली जाती है, ठीक है। तो धीरे धीरे इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर बात करते हैं अब डीएनए पर जीन चिपके रहते हैं, ठीक है। उसके बाद डीएनए की जो स्टोरेज क्षमता होती है, हमने आपको बताया कि डीएनए बहुत लंबे समय तक पृथ्वी पर विद्यमान रह सकते हैं। किसी की बॉडी का डीएनए बहुत लंबे समय तक पृथ्वी पर विद्यमान रह सकता है, और चूंकि उसमें स्टोरेज होती है, व्यक्ति की सारी इंफॉर्मेशन वो स्टोर कर सकता है। व्यक्ति के क्या वास्तव में पृथ्वी की लगभग बहुत सारी जानकारी इसी डीएनए में हम स्टोर कर सकते हैं। तो इसके स्टोरेज लगभग
कितनी होती है 700 टेराबाइट होती है, यानी एक डीएनए की स्टोरेज कितनी होती है 700 टेराबाइट, ठीक है। इसमें लगभग समस्त पृथ्वी का डाटा स्टोर किया जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं 0.2% डीएनए स्पर्श करने पर हम मुक्त कर देते हैं। आपने किसी भी चीज को अगर छुओगे तो अगर आपने किसी भी चीज का जैसे लोहे पर हाथ लगा दिया, किसी गेट को छुआ या किसी लकड़ी को छुआ, तो स्पर्श करते करते ही आप वहां पर अपना 0.2% डीएनए वहां पर त्याग देते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा जैसे कि कोई किसी को गन से शूट कर देता है या किसी को बंदूक से मार देता है, तो पुलिस आती है तो उस पुलिस शुरुआत में उसको नंगे हाथों से नहीं छूती, क्योंकि उसका डीएनए भी उसमें आ जाता है, उसके फिंगरप्रिंट्स में छप जाते हैं, ठीक है। वो भी एक डाटा होता है, ठीक है। तो वो कितना डाटा होता है, लगभग 0.2%, जिसकी वजह से उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है और वो यानी जो खूनी होता है वो पकड़ा जाता है, ठीक है। तो पुलिस जो होती है वो वहां पर उसको रुमाल से पकड़ती है और बाद में उसकी टेस्टिंग वगैरह होती है, वहां पर डीएनए वगैरह या फिंगरप्रिंट्स चेक होते हैं, जिससे वो वहां पर जो खूनी होता है वो पकड़ा जाता है। यानी हम एक बार छूने पर अपना कितना डीएनए वहां पर ट्रांसफर कर देते हैं 0.2%। उसके बाद अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा डीएनए में म्यूटेशन हो जाता है। आपने देखा होगा कि किसी की जैसे मैं स्वस्थ हूं पर मेरी जैसे जो संतान होगी उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी आ जाएगी, किसके कारण, वो अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण आ जाती है। आपने देखा होगा जब घर में बच्चा होता है तो उसका जो हर चीज होती है बहुत ज्यादा नॉर्मल यानी कोमल होती है, तब उस पर अगर वो अल्ट्रावायलेट किरणों के डायरेक्ट संपर्क में आती है तो वो बच्चे पर बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ जाता है, जिससे उसके कुछ अंग विकसित ना होकर अविकसित रह जाते हैं। जिस प्रकार आपने देखा होगा किसी की आंख छोटी बड़ी हो जाती है या घेंगापन आ जाता है, भेंगापन बोलते हैं जिसको, या किसी के जैसे आपने देखा होगा जिसका मुंह बांगा मतलब टेढ़ा हो जाता है, वो उसको क्या बोलते हैं हम, वो हमारा अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से ही होता है, क्योंकि इसमें जीन में परिवर्तन हो जाते हैं। जीन से यानी एक यह नस्ल दूसरी नस्ल में कन्वर्ट हो जाती है। आपने देखा होगा जिस प्रकार एक व्यक्ति थोड़ा लंबा होता है, हष्ट-पुष्ट होता है, पर उसकी संतान होती है वो छोटी रह जाती है, क्योंकि उसमें अल्ट्रावायलेट की वजह से उनमें जीन में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जीन में यानी डीएनए में परिवर्तन हो जाता है, किसकी वजह से, अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से, ठीक है। ये अल्ट्रावायलेट किरणें सूर्य से निकलती है, ठीक है। हमें डायरेक्ट सूर्य के संपर्क में नहीं आना चाहिए, कपड़े वोड़े पहनकर रखना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हम डीएनए का व्यास। तो डीएनए का व्यास 20 एंग्स्ट्रॉम होता है, और बात करें यहाँ पर ये इसकी पिच कहलाती है, यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाती है, पिच। ये हमारी 34 एंग्स्ट्रॉम होती है। कितनी होती है, 34 एंग्स्ट्रॉम। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए की पिच कितनी होती है, तो डीएनए की पिच 34 एंग्स्ट्रॉम होती है। उसके बाद पूछा जाता है कि डीएनए का व्यास कितना होता है, तो डीएनए का व्यास 20 एंग्स्ट्रॉम होता है। ये व्यास ये कहलाता है 20 एंग्स्ट्रॉम। यहाँ से यहाँ तक ये क्या कहलाता है, एंग्स्ट्रॉम, यानी इसका व्यास कहलाता है 20 एंग्स्ट्रॉम, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा जो डीएनए होता है वो चिंपांजी से लगभग 95% मेल खाता है, इसलिए कहते हैं कि हम चिंपांजी के यानी चिंपांजी हमारे पूर्वज है। हमारा जो विकास हुआ है वो चिंपांजी के ही गुणसूत्रों से हुआ है, ठीक है। वैज्ञानिक का मानना है कि चिंपांजी के गुणसूत्रों में धीरे धीरे म्यूटेशन हुआ, और जिसकी वजह से पृथ्वी पर मानव का विकास संभव हो पाया, ठीक है। तो वह किसकी वजह से हुआ, क्योंकि चिंपांजी के गुणसूत्रों में म्यूटेशन हुआ। म्यूटेशन यानी अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से या किसी बीमारी की वजह से क्या हुआ, एक जीन दूसरे जीन में परिवर्तित हो गया, और जिससे एक अलग ही नस्ल पैदा हुई जिसे इंसान कहते हैं, ठीक है। वैज्ञानिकों का मानना है ये, ठीक है। उसके बाद केले में भी लगभग हमारे 50% जीन केले से समानता रखते हैं, यानी केले के जो क्रोमोसोम होते हैं, जो जीन्स होते हैं, वो लगभग डीएनए होता है, वो हमारे डीएनए से लगभग 50% मेल खाते हैं, ठीक है। ये तो हमारे वैज्ञानिक फैक्ट थे। उसके बारे में हम बात करते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। डीएनए को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि न्यूक्लिक एसिड होता क्या है, तभी आप डीएनए को सही से समझ पाएंगे, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड यहां पर हम समझते हैं। न्यूक्लिक एसिड इसकी खोज शुरुआत में फ्रेडरिक मिशर ने मोवाद से की थी, तब इसका नाम न्यूक्लिन कहलाता। तब ये क्या कहलाता था, न्यूक्लिन। तब ये न्यूक्लिन कहलाता था। न्यूक्लिक एसिड इसका नाम नहीं था उस समय इसका नाम था न्यूक्लिन, ठीक है। उसके बाद हमारे ऑल्टोनोन आए, जिन्होंने इसमें फॉस्फोरिक अम्ल की खोज की, जिससे इसका नाम न्यूक्लिक एसिड पड़ गया, क्योंकि डीएनए हमारा अम्लीय भी होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम न्यूक्लिक एसिड के घटक। तो न्यूक्लिक एसिड में हमारा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस पाए जाते हैं। एक बार बता दें, और
कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस पाया जाता है। उसके बाद बता दें हम कि न्यूक्लिक एसिड का निर्माण न्यूक्लियोटाइड से होता है। न्यूक्लियोटाइड समझेंगे, न्यूक्लियोटाइड होते क्या है, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर होता है न्यूक्लियोटाइड। उस न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीजें होती हैं, उसमें भी छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे नाइट्रोजन अक्षार, पेंटोस शर्करा और फॉस्फेटिक अम्ल, ठीक है। नाइट्रोजन अक्षार और पेंटोस शर्करा को हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। नाइट्रोजन अक्षार होते हैं हमारे एडेनोसिन, थायमीन, ग्वानिन और साइटोसिन। ये हमारे स्पेशल डीएनए में पाए जाते हैं। अगर थायमीन की जगह हम यूरेसिल लगाते हैं तो वो आरएनए का रूप ले लेता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो इसमें 4 अक्षार होते हैं, नाइट्रोजन बेस होते हैं, नाइट्रोजन अक्षार होते हैं। उसके बाद पेंटोस शर्करा, यानी इसमें एक शर्करा पाई जाती है, यानी C5H10O5, ये हमारी पेंटोज शर्करा होती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम फॉस्फेटिक अम्ल। फॉस्फेटिक इसमें H3PO4, ये हमारा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें पेंटोस शर्करा होती है, यानी अगर आप किसी के डीएनए को खाओगे तो उससे आपको ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि इसमें पेंटोस शर्करा होती है। शर्करा एक हमारा कार्बोहाइड्रेट का ही रूप होता है, ठीक है। तो ये हमारी इसमें अक्षार भी होता है डीएनए, यानी डीएनए हमारा अम्लीय भी होता है प्लस अक्षारीय भी होता है और इसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, ठीक है। तब यहां पर हम इसको समझेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा जो ये शुगर होता है, तो शुगर, फास्फोरस और शुगर और हमारा फास्फोरस, यानी ठीक है। तो ये हमारे डीएनए, ये हमारे जो हमारे अक्षार होते हैं, यानी जो हमारे नाइट्रोजन बेस होते हैं, उनसे ही चिपके रहते हैं हमारी शुगर यानी हमारी ये होती है पेंटोस शर्करा। उसके बाद बात करते हैं हम, इसमें चिपका रहता है फास्फोरिक अम्ल, यानी ये भी हमारा इसी के साथ चिपका रहता है। और हमारे इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें ए और टी में डबल बॉन्ड पाया जाता है, जी और सी में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम, तो अब आपको डीएनए अच्छे से समझ में आ जाएगा कि डीएनए होता क्या है, ठीक है। हमने न्यूक्लिक एसिड पढ़ लिया, ठीक है, शर्करा पढ़ ली। अब बात करेंगे डीएनए होता क्या है, ठीक है। तो डीएनए यानी ये इसमें न्यूक्लिक एसिड का ये पॉलीमर होते हैं, छोटे छोटे, देखो न्यूक्लिक एसिड दिख रहे हैं, तो न्यूक्लिक एसिड के पॉलीमर होते हैं। इन्हीं न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड होता है, जो ये न्यूक्लियोटाइड के रूप है, नाइट्रोजन अक्षार, शर्करा और फॉस्फोरिक एसिड। यानी डीएनए में देखो क्या क्या चीजें होती है। एक तो नाइट्रोजन अक्षार होते हैं, ये हमारे प्यूरिन तथा पिरिमिडिन कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्यूरिन के अंदर कौन कौन से अक्षार आते हैं, तो हमारे एडेनिन और हमारे ग्वानिन, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम पिरिमिडिन। तो पिरिमिडिन के अंतर्गत थायमीन तथा साइटोसिन आते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम इसमें शर्करा। तो इसमें डीएनए शर्करा पाई जाती है, इसमें डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक शर्करा पाई जाती है। न्यूक्लिक शर्करा। तो इसके अंदर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक शर्करा पाई जाती है, जिसका सूत्र यानी हमारी पेंटोस शर्करा होती है, यानी C5H10O5, ठीक है। ये इस प्रकार की शर्करा किसमें पाई जाती है? हमारी डीएनए में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम फॉस्फोरिक एसिड। तो इसमें फॉस्फोरिक एसिड यानी H3PO4 पाया जाता है, जिसके कारण इसमें अम्लीय गुण आ जाता है, ठीक है। तब बात करते हैं इसमें हम यानी ए और टी के मध्य डबल बॉन्ड होता है, हमने वहां पर भी बताया, इसको एक बार और बता दें, जी और सी के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसमें आरएनए की, ठीक है, आरएनए। तो आरएनए यहाँ पर अगर हम थायमीन की जगह हम यहाँ पर यूरेसिल लगाते हैं, यानी यूरेसिल, तो ये क्या बन जाता है हमारा? तब ये बन जाता है हमारा आरएनए, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको मतलब बता रहे हैं कि डीएनए से ही आरएनए का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो जो आरएनए की जो श्रृंखला होती है वो डीएनए पर ही चिपकी रहती है। कुछ समय बाद डीएनए एक श्रृंखला अलग हो जाती है, ये हमारी एक कुंडलीय होती है, ठीक है। इस प्रकार की डीएनए आरएनए की संरचना हमारी इस प्रकार होती है, ठीक है। ये एक कुंडलीदार होती है, इसमें भी हमारे ए, टी और हमारे यू, सी आदि ये सब इस पे लगे रहते हैं। तो इसकी संरचना हमारी कैसी होती है? एक कुंडलीकार, जबकि डीएनए की संरचना कैसी होती है? द्विव कुंडलीकार। अगर हम थायमीन की जगह यूरेसिल लगा दे, नहीं यहाँ पर थायमीन की जगह यूरेसिल लगा दे, तो वो आरएनए का रूप ले लेता है। और आरएनए क्या काम करता है? आरएनए का काम है प्रोटीन का संश्लेषण करना, ठीक है। तो हम यहाँ पर आरएनए को अलग से पढ़ेंगे, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तो ठीक है। इसको यू मिटा देते हैं यहाँ, तब तक यहाँ पर लगाइए आप थायमीन यानी
इसको, ठीक है। आप यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बात करते हैं हम आरएनए के बारे में, ठीक है। तो डीएनए हमने लगभग पूरा पढ़ लिया। बात करते हैं आरएनए के बारे में, ठीक है। तो आरएनए यह भी न्यूक्लिक एसिड के पॉलीमर होते हैं, यानी इस पर भी न्यूक्लिक एसिड की छोटी छोटी श्रृंखला जुड़कर एक आरएनए का निर्माण होता है। बस इसमें अंतर यह होता है कि इनकी ये हमारे एक कुंडलीदार होती है, जबकि डीएनए हमारा द्विकुंडलीदार होता है, ठीक है। इन पर भी हमारे 4 बेस पाए जाते हैं, यानी 4 नाइट्रोजन अक्षार पाए जाते हैं। ये नाइट्रोजन अक्षार होते हैं, ठीक है, यानी एडेनिन, यूरेसिल और हमारे गवानिन, साइटोसिन, ये सब चीजें किस पर होती है, हमारे राइबोस यानी इस पर आरएनए पर, ठीक है। तो आरएनए में हमारा आरएनए की जो फुल फॉर्म होती है वो राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम राइबोज न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या चीजें होती है। तो इसमें नाइट्रोजन अक्षार होता है, शर्करा होती है, प्लस फास्फोरिक एसिड होती है। नाइट्रोजन अक्षार यानी इसमें एडेनिन, यूरेसिल, गवानिन और साइटोसिन होता है। अगर यहाँ पर हम थाइमिन लगा दे तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एकदम डीएनए में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो डीएनए का ही दूसरा रूप हम कहते हैं आरएनए को, ठीक है। तो अगर हम आरएनए का थाइमिन हटा दे तो वो किस में चेंज हो जाता है हमारा, डीएनए का अगर हम थाइमिन हटा दे तो और उस पर यूरेसिल लगा दे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, हमारा आरएनए में चेंज हो जाता है, ठीक है। बात करते हैं हम शर्करा के। तो इसमें भी पेंटोस शर्करा नहीं, इसमें राइबोस शर्करा होती है, प्लस उसमें डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती थी। इसमें कौन सी शर्करा होती है? इसमें होती है हमारी राइबोज शर्करा, ठीक है। पर डीऑक्सी किसमें होती है? हमारी डीएनए में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फॉस्फोरिक एसिड। तो इसमें फॉस्फोरिक एसिड होता है, ये भी अम्लीय होता है, ठीक है। अब बात करेंगे आरएनए के कार्य के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं आरएनए के कार्य के बारे में, ठीक है। तो आरएनए क्या काम करता है? जीन तथा जीन द्वारा डीएनए से प्रोटीन में ये क्या काम करता है? अनुवांशिक गुणों की प्रिंटिंग करता है। यानी एक प्रकार से आरएनए को हम प्रिंटिंग प्रेस मशीन भी कह सकते हैं, क्योंकि यह जीन द्वारा प्रोटीन में अनुवांशिक गुणों की प्रिंटिंग करता है, यानी लिखने का काम करता है, जिससे प्रोटीन में वो चीजें सम्मिलित हो जाती है। हमारी जो कोशिका होती है वो भी एक प्रकार का प्रोटीन ही होती है, ठीक है। उस कोशिका में अनुवांशिक गुणों की प्रिंटिंग जीन द्वारा कौन करता है? हमारा आरएनए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम यानी यह डीएनए तथा प्रोटीन के बीच संदेशवाहक का काम करता है। आपने देखा होगा जिस प्रकार एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्रोमोसोम संदेशवाहक का काम करता है, पर उससे पहले एक घटना होती है उसी क्रोमोसोम के अंदर आरएनए द्वारा। इसी आरएनए द्वारा यानी यही आरएनए एक ऐसा लिखने वाला कर्मचारी नहीं, एक हमारा टाइपिस्ट होता है, जिसके द्वारा मतलब जीन की सहायता से ये प्रोटीन पर अनुवांशिक गुणों की प्रिंटिंग करता है, जिससे दूसरी बॉडी में वो संदेश पहुंच जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं प्रोटीन संश्लेषण। इसका दूसरा काम है प्रोटीन संश्लेषण, ठीक है। तो बात करते हैं कि राइबोसोम कहां पाया जाता है। तो राइबोसोम केंद्रक में पाया जाता है, प्लस ये हमारा राइबोसोम पर भी चिपका रहता है, ठीक है। तो राइबोसोम पर ये क्या काम करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। आरएनए द्वारा ही प्रोटीन का निर्माण होता है। जबकि अगर पूछा जाए आरएनए किसके द्वारा बनता है, तो आरएनए केंद्रिका द्वारा बनता है, जो हमारा केंद्रक में रहता है, ठीक है। ये हमारा आकर किस पर चिपक जाता है? ये हमारा आरएनए पर आकर चिपक जाता है। इसमें अंतर क्या होता है? तो इसमें अंतर सिर्फ इतना ही होता है कि इसमें थाइमिन की जगह सिर्फ यूरेसिल अक्षार चिपका रहता है, और इसकी जो संरचना होती है एक कुंडलीदार होती है, ठीक है। ये हो गया इनमें अंतर, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोटीन संश्लेषण कैसे होता है, ठीक है। जब 20 एमिनो एसिड मिलते हैं तब प्रोटीन का एक अणु बनता है, ठीक है। याद रखिएगा, जब 20 एमिनो एसिड मिलते हैं तो 20 एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन अणु बनाते हैं, ठीक है। तो यह आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। तो ये क्या काम करते हैं? 20 एमिनो एसिड को मिलाकर एक क्या बनाते हैं? एक प्रोटीन अणु बनाते हैं, ठीक है। 10 एमिनो एसिड हमारे शरीर में पहले से ही मौजूद रहते हैं, जबकि 10 आवश्यक होते हैं। 10 आवश्यक यानी 10 एमिनो एसिड हमारे शरीर में पहले से ही मौजूद रहते हैं, जबकि 10 एमिनो एसिड हम बाहर से लेते हैं। भोजन के रूम में जब भोजन खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो वहां से हम क्या लेते हैं? 10 एमिनो एसिड लेते हैं, और 10 एमिनो एसिड पहले से मौजूद रहते हैं। तो उन 20 टोटल हो गए। तो इन दोनों को 20 को मिलाकर आरएनए क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण कर देता है। यानी हमारे शरीर में राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, पर उन राइबोसोम पर उनका कर्मचारी कौन होता है प्रोटीन बनाने के लिए? आरएनए। राइबोसोम पर आरएनए चिपका रहता है। अगर वहां से आरएनए हटा दे तो राइबोसोम में प्रोटीन नहीं बनेगा, ठीक है। तो कौन बनाता है प्रोटीन? आरएनए। किस में रहकर? राइबोसोम पर चिपक कर, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, तो इसका स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं हम आरएनए के कार्य के बारे में, ठीक है। तो आरएनए यानी आरएनए 3 टाइप का होता है, मैसेंजर आरएनए और हमारा ट्रांसपोर्ट आरएनए और रिप्रोडक्शन आरएनए, ठीक है।
तो मैसेंजर आरएनए क्या काम करता है, हमारे शरीर में जितने भी एमिनो एसिड है जिनसे प्रोटीन बनाया जा सकता है उनको चुनने में मदद करता है, ठीक है। तो यानी जितने भी हमारे ठीक ठाक एमिनो एसिड होते हैं जो प्रोटीन बनाने के लिए सक्षम होते हैं उनको चुनकर कहां पर लाता है, ये उनको चुनकर ट्रांसपोर्ट आरएनए को दे देता है। अब ट्रांसपोर्ट आरएनए यानी हमारे शरीर में एमिनो एसिड को ढोने का काम कौन करता है, हमारा ट्रांसपोर्ट आरएनए। यह एमिनो एसिड यानी चुने हुए एमिनो एसिड को लेकर ये हमारा रिप्रोडक्शन आरएनए को दे देता है, और जहां पर रिप्रोडक्शन आरएनए प्रोटीन का निर्माण कर देता है, ठीक है। एक बार दोबारा से फिर देख ले, मैसेंजर आरएनए यानी एमिनो एसिड को, हमारे शरीर में जितने भी एमिनो एसिड है उनको चुनने में मदद कौन करता है, हमारा एमिनो एसिड। ये उनको चुन चुन कर लाता है और किसको दे देता है, ट्रांसपोर्ट आरएनए को देता है। ट्रांसपोर्ट आरएनए इसको अपनी पीठ पर लाद कर किसे दे देता है, हमारा रिप्रोडक्शन आरएनए। रिप्रोडक्शन आरएनए हमारा प्रोटीन का निर्माण करता है, यहाँ पर आकर ये इसको डाल देता है, और जहां पर यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता है। हमने आपको बताया कि प्रोटीन बनाने के लिए 20 एमिनो एसिड की जरूरत पड़ती है, जिसमें से 10 आवश्यक प्रोटीन होते हैं, 10 अनावश्यक प्रोटीन होते हैं, यानी 10 हमारे शरीर में पहले से मौजूद होते हैं और 10 हमें बाहर से लेने पड़ते हैं खाने के रूप में, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम कि आरएनए और डीएनए हमारी कोशिका में कहां कहां पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो हमारे इसको मिटा देते हैं तब तक, यानी डीएनए और आरएनए, चूंकि ये दोनों गुणसूत्र में होते हैं, हमारे क्रोमोसोम में होते हैं। तो क्रोमोसोम हमारा कहां कहां पर पाया जाता है, तो क्रोमोसोम हमारा केंद्रक में पाया जाता है, केंद्रक तथा माइटोकॉन्ड्रिया और पेड़ पौधों की कोशिका, यानी ये हमारा लवक, उनमें एक लवक पाया जाता है, उसी लवक में भी हमारा क्या पाया जाता है, हमारा क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो हमारे गुणसूत्र कहां पर पाए जाते हैं, यानी केंद्रक में, कोशिका सेल की केंद्रक में, यानी जो हमारे कोशिका होती है उसके केंद्रक में पाए जाते हैं, प्लस माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, और उसके बाद कहां पर पाए जाते हैं, हमारे लवक में पाए जाते हैं। और नंबर 3 हमारे राइबोसोम में भी पाए जाते हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि क्या कोशिका द्रव्य में हमारे वो क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो हाँ, हमारे कोशिका द्रव्य में भी हमारे क्रोमोसोम पाए जाते हैं, क्योंकि कोशिका द्रव्य में राइबोसोम तैरता रहता है, ठीक है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और आपको कंटेंट पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आगे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, ठीक।